नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में कि वहाँ इमरान खान कह रहे हैं कि पहले एक साहब हुए थे जिन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लुटिया डुबा दी थी, अब पूरे पाकिस्तान की लुटिया डुबोने के लिए ये मुनीर आ गए। ये सिर्फ स्टेटमेंट है या इसमें सच्चाई है? और अगर सच्चाई है तो ये कितने लोगों में रिवर्बरेट होगी? क्या जनता भी इसी तरीके से सोच रही है? और क्या बहुत जल्द वहाँ जनता के बैकलैश का सामना करना पड़ सकता है डिस्पेंसेशन को? ये एक अहम खबर है। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह कि जर्मनी अचानक अपनी सैन्य ताकत बहुत बढ़ाने में लगा हुआ है। जर्मनी अपने आप को उस पूरे इलाके का सबसे बड़ा सैन्य दादा बनाने जा रहा है। किस तरीके से उसने क्या स्ट्रेटेजाइज किया है ये आपको बताऊंगा। और रशिया और यूक्रेन के बारे में अब तो वो कहने लगे, अब पीस प्राइज वालों को सुन लेना चाहिए जो अलास्का में जाके पीस प्राइज की सीटी बजा रहे थे। उनको अब ये पता हो जाना चाहिए कि खुद स्टीव विटकॉफ कह रहे हैं कि आग अभी नहीं बुझेगी। बहुत सारी खबरें आपके लिए समेट कर लाया हूं जिनसे आपको पता चलेगा जियो पॉलिटिक्स में इस समय क्या अहम घट रहा है। लेकिन पहले ये खबर देखिए, इमरान खान का असीम मुनीर पर डायरेक्ट अटैक हुआ है। इमरान ने कहा असीम मुनीर पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष मोहसिन नकवी से मुनीर की तुलना। जेल से भेजे संदेश में इमरान खान ने कहा, जिस तरह से मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद किया उसी तरह असीम मुनीर पाकिस्तान को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इमरान झुकने वाला नहीं है। हमारे यहाँ एक फिल्म क्या आई जिसमें उसका जो हीरो है उसने दाढ़ी के नीचे हाथ घुमाते हुए और कह दिया झुकने वाला नहीं है। अब दुनिया में जगह जगह इसका इस्तेमाल होने लगा है। इमरान झुकने वाले नहीं है, वो कह रहे हैं जेल के भीतर से। और उन्होंने कहा कि मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बर्बाद कर दिया और ये असीम मुनीर तो पूरे पाकिस्तान की लुटिया डुबोने वाला है। क्या वाकई ऐसा है? ये एनालॉजी, ये तुलना क्यों की जा रही है? मेरे साथ जनरल के सिन्हा यहाँ जुड़ रहे हैं और कैप्टन श्याम, आप दोनों का बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग और जय हिंद सर। ये मोहसिन नकवी और असीम मुनीर, ये तुलना क्यों सर? देखिए, तुलना तो मेरे ख्याल से एक करेक्ट है, एनालॉजी आप उसको देखेंगे। क्योंकि देखिए, जो मुनीर कर रहे हैं वो भी कहीं उसी लाइन पे जा रहे हैं कि पाकिस्तान, वो तो कह रहे हैं कि अब 12 प्रांत हो जाएंगे, कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं, पूरे के पूरे खनिज दे देंगे, अमेरिका को ले आए, चाइना को ले आए। तो आप बताइए कि जो बांट होगा कहाँ से होगा? टूटेगा नहीं तो क्या होगा? यदि आप उधर एक बोलते हैं ना कि हम तो ये उनका एक है कि हम खड़े होते हैं, बैठते हैं और सोते हैं। आपने सुना है मुनीर की कहानी है, खड़े होते हैं उम्मा के साथ और हम बैठते हैं अमेरिका के साथ और सोते हैं हम चाइना के साथ। आप बताइए, अब ये सोते हैं, खड़े होते हैं और उनकी ये बयान है, मेरी बयान नहीं है, उम्मा के साथ खड़े होना। मुझे ये लगता है सर, आप तो मतलब आप आर्मी वेटरन हैं, आप ये बताइए कि आप लोगों की लैंग्वेज, आप लोगों का स्टेटमेंट ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, ये भी आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। इस तरीके की बातें कहना, हम इसके साथ खड़े होते हैं, उसके साथ बैठते हैं और फिर उसके साथ जोड़ देना हम इनके साथ सोते हैं। सर, इनको ये ध्यान नहीं है कि ये कम से कम ये फील्ड मार्शल, ये कम से कम वो जो वर्दी, एक तो इन लोगों को वर्दी नहीं पहनना चाहिए, वो वहां के आतंकवादियों की ड्रेस पहनना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ये किया है आपने, कम से कम उसकी इज्जत रख लेते हैं। कैप्टन श्याम। बिल्कुल दिनेश जी, देखिए पाकिस्तान के जो इनका इतिहास रहा है कि शुरू से इनके जो आर्मी के लोग हैं ये पॉलिटिकल स्टंट्स के साथ साथ देश के जो लोगों का एक तरह से व्यापार करते हैं। आप जब देख रहे हो मुनीर को, कभी वो तो मुल्ला की बात करते हैं, कभी वो पहलगांव में कहते हैं कि वो ठीक किया उन्होंने, फिर कहते हैं वो मस्जिद के लोग जाके लड़ेंगे। कॉमनल ट्रेड्स के साथ ये चलते हैं। लेकिन जब आप ये देखते हैं सर, देखिए वहां से जो स्टेटमेंट्स आते हैं, हर एक स्टेटमेंट जनता के बीच में कितना रिवर्बरेट होता है, कितना कनेक्ट रखता है, इस पर पूरा गेम है। क्या इमरान खान वहां के क्रिकेटिंग हीरो हैं, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। वो प्रधानमंत्री भी इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था पाकिस्तान को एक समय, इसलिए वो जो कहते थे वहां की जनता भरोसा करती थी क्योंकि क्रिकेट वहां भी रगों में बहता है। अब ये जो बात उन्होंने कही है, क्या वहां पाकिस्तान में एक बड़ा तबका है जो मुनीर के खिलाफ, शहबाज के खिलाफ उठ खड़ा होगा? देखिए, इमरान खान को आप जो कह रहे हैं बहुत सही है। 25 लाख करोड़ जनता जो है पाकिस्तान के अंदर में, मेरे से ज़्यादा इमरान खान से बहुत उम्मीद थी। जो इमरान खान केवल ऐसा नहीं कि उनको एक कहते थे कि एक वेस्ट का है, उनका ये सोच था कि ये पढ़े लिखे हैं और क्रिकेट के बादशाह रहे हैं। तो उनको ऐसा था कि कहीं पाकिस्तान को ऊपर ले जाएंगे। इमरान खान ने अपने दौर के अंदर रहे, 5 साल के लिए आए थे, 4 साल ही रहे, पर जो काम उन्होंने भी किया था कोई अच्छी काम तो की नहीं थी उन्होंने। वो तो पहुंच गए थे टर्की के साथ और फिर मलेशिया के साथ और बनाना चाहते थे और वो चाहते थे कि पूरा का पूरा इस्लामिक वर्ल्ड का। लेकिन यहाँ पर ये देखिए साइकोलॉजिकली, ये देखिए साइकी से किस तरीके से खेला जाता है। एक क्रिकेटिंग हीरो है,
एक क्रिकेटिंग हीरो वहां पर पीएम बना दिया गया, वो सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन आज भी क्रिकेट के जरिए ही वो फिर से अगर प्राइम किसी समय पा सकता है तो क्रिकेट ही जरिया बन सकता है। इसलिए एनालॉजी ड्रॉ की गई, वो किसी और ऐसे व्यक्ति के साथ ड्रॉ की जा सकती थी जिसने पाकिस्तान की लुटिया डुबोई हो, लेकिन जानबूझकर क्रिकेट का तस्करा, क्रिकेट का जिक्र इसलिए ताकि क्रिकेट के साथ एक बार फिर इमरान को कनेक्ट करके देखा जा सके और उनको शायद फिर से उनका प्राइम पाकिस्तान लौटाए। अगली खबर देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के परिवार का लाहौर में कारोबार शुरू। लाहौर में ट्रंप की रियल एस्टेट कंपनी का नया दफ्तर, लाहौर में ट्रंप के दामाद ने कारोबार संभाला। ऑयल और रेयर अर्थ मेटल का व्यापार, शहबाज मुनीर पर ट्रंप के इशारे पर काम करने का आरोप लगा। हालांकि ये जो हम परिवारवाद की बात करते हैं कि अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे, ये वाली बात अमेरिका में कम होती रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बाइडेन वहां हंटर बाइडेन को फलाने फुलाने में लगे रहे, अब यहां पर अपने दामाद को, उनका दामाद का नाम है कुशनर, कितना कुशन है पता नहीं, लेकिन वो कुशनर साहब जो हैं उनको वहां पर एस्टेब्लिश करने में ये लगे हुए हैं। और अब ये बिल्कुल सामने आ गया, जो बात पहले ढकी छुपी थी कि क्रिप्टो की बात हो या दूसरे तमाम तरीके में, दे आर हैंड एंड ग्लव्स, कारोबार चल रहा है, धंधा चल रहा है, मुनीर किसी उम्मे का नहीं है। अब ये बात सामने आ गई सर। एब्सोल्युटली। और ये किस दिन हुआ? 22 तारीख को यहाँ पर आपका पहलगाम में अटैक होता है, 24 तारीख को पहुंच जाते हैं, उसी समय 2 दिन बाद आए थे। और देखिए जो इन्होंने काउंसिल बनाई है, क्रिप्टो करेंसी काउंसिल, उसके पूरे के पूरा जिम्मा जो है वो सेना को दिया है और मुनीर साहब ने खुद ले लिया है। और आप इसमें केवल नहीं, क्योंकि उनके दामाद साहब आए हुए हैं, उनके दोनों बेटे शामिल हैं, विटकॉप का सन है और उनके दामाद है। और सोचिए, और इसके अंदर में आपको मैं बताता हूं, जो ये बात करते हैं कि ये इसके साथ ड्रग मनी इन्वॉल्व है, और ड्रग मनी कहाँ का है? ये क्रिप्टो करेंसी जो ये कहते हैं सर, ये पाकिस्तान की आवाम को क्या हो गया है, उनको इनके आंखों के सामने इतना बड़ा बड़ा होता हुआ क्या नहीं दिखाई दे रहा है कैप्टन श्याम? बिल्कुल दिख रहा है, देखिए बिल्कुल दिख रहा है। वहां पे विरोध और उसका विरोधाभास भी शुरू हो गया है। वो जान रहे हैं कि ये कई टुकड़ों में बांट के एक तरह से, एक तरह ड्रग हो या इनकी क्रिप्टो करेंसी का मामला हो, रेयर अर्थ के ऊपर इनकी जो पकड़ बन रही है, बलूचिस्तान में भी आप देख रहे हैं इसके साथ विरोधाभास। तो ये सब विरोधाभास इसलिए हो रहा है क्योंकि जनता धीरे धीरे समझ गई है कि ये चाइना को बेच दिया था पहले, अब ये अमेरिका को बेच रहे हैं। ये तो एक सर, लेकिन जनता अगर समझ भी लेगी तो हथियार तो मुनीर के पास हैं, वो तो क्रश कर देंगे। तमाम जगहों पर कर ही रहे हैं, इस तरह का रिवोल्ट जहां भी दिखाई देता है वो क्रश कर देते हैं, लेकिन ये कर देंगे फिर से। लेकिन देखिए, आपको ये मानना होगा धीरे धीरे जो बात निकल कर आ रही है कि कई दिनों तक आप किसी को क्रश नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो बवाल होगा। ये लगता था कि जहां एक तरफा चलती है वहां की आर्मी की, वहां के मुल्क में, असल में कहते हैं कि बाकी जगहों पर किसी मुल्क की आर्मी होती है, यहां पर एक आर्मी का मुल्क है पाकिस्तान। लेकिन सर, ये पहली बार दिखाई दिया था कि शायद इमरान चुनौती दे सकते हैं वहां के आर्मी वाले डिस्पेंसेशन को। क्या ये कभी होगा पाकिस्तान में? 9 मई का दिन याद है ना जी, उसको काला दिन वहां कहते हैं। हाँ। 9 मई के अंदर में फर्स्ट टाइम कोर कमांडर के घर में घुस के 4 कोर कराची के पूरा तहस नहस कर दिया था, एयरफोर्स स्टेशन तहस तो ये बातें अब रिपीट होंगी क्या सर आने वाले दिनों में जल्दी? एब्सोल्युटली होगी। यदि ये इस तरह से लूटेंगे, ये कहते हैं तेल लूट के ले जाओ, मिनरल ले जाओ, अमेरिका लूटेगा, चाइना लूटेगा, तो वहां के लोगों का क्या होगा? इसको तो ये अब बहुत दिनों की बात नहीं है, बहुत जल्द आप ये देखेंगे कि वहां सेना का भी तक, अब वहां की आवाम कितने दिनों, देखिए ना बलोच विद्रोही क्या कह रहे हैं। बलोच विद्रोहियों की अमेरिका को खुली चेतावनी। बलोच विद्रोहियों ने कहा चीन भुगत रहा है, अमेरिका भी झेलेगा। बलोचों ने कहा पाकिस्तान के चक्कर में आए तो खैर नहीं। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने कहा बलूचिस्तान का खजाना लूटने नहीं देंगे। अब देखिए बलूचिस्तान तो एकदम सजग हो गया है, उसने कहा जो हाल चाइना का किया था अब अमेरिका भी उसके लिए तैयार रहे। और ये जगह जगह से इस तरह विरोध, आप जानते हैं वहां केपीके में, खैबर पख्तूनवा में किस तरीके से वहां विरोध की आवाजें उठ रही हैं। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, इस तरह की तमाम बातें हैं। ये बलूचिस्तान आप देख ही रहे हैं यहां पर क्या है। वहां असल में पंजाब ओरिजिनेशन वाला जो एक छोटा सा समूह है, अगर आप उसको छोड़ दें तो सब के सब दुखी हैं और सब ये तमाशा होते हुए देख रहे हैं। और ये तो वाकई सर, ये तो उनकी छाती में मूंग दलने जैसा है। एब्सोल्युटली। आप माजिद ब्रिगेड को जाके देखिए, माजिद ब्रिगेड के नाम, क्योंकि जब आपने बात किया बलूचिस्तान के अंदर में, तो ये जब हम बात करते हैं BLA और माजिद ब्रिगेड एक अलग ब्रिगेड है, मैक्सिमम फीमेल हैं उसके अंदर, और इतनी तगड़ी, और ये कहते हैं ना जो फिदायन हैं। और देखिए केवल यही नहीं कि बलूचिस्तान का टुकड़ा होने वाला है, अभी आप जरूर बात करेंगे जिस तरह से बातें चल रही हैं 12 टुकड़े के। पहले तो हम सोचते थे 4 टुकड़े होंगे, अब 12 टुकड़े के अंदर में ये बांटना चाहते हैं। 12 टुकड़े में खास करके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इनके सपने हैं। नहीं, ये जो रेस्टलेसनेस चल रही है सर, क्या वाकई टुकड़ों के तौर पर सामने आ जाएगी, या अमेरिका उसको इंटैक्ट रखने में या चाइना उसको इंटैक्ट रखने में कैप्टन शाह मदद देगा और वो पाकिस्तान बना रहेगा? देखिए, ये चाहते हैं कि वो रिसोर्स मैनेज करें, पूरा पाकिस्तान को रिसोर्स मैनेज करना चाहते हैं। सेंट्रल
बायलैटरली तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उधर सिपैक भी है, चाइना का भी अपना तरीका है। ये चार सिंध और हम चार बात कर रहे हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा हुआ या बलूचिस्तान हुआ, सिंध का अपना तरीका है। ये अंडा जो है ना धीरे धीरे, अब आप कह रहे थे ना कि वहां पे कुछ विरोधाभास नहीं है, ये अंडा फूटेगा और अपने आप फूटेगा। तो वो क्या चाहते हैं, उसके पहले इसको डिसेंट्रलाइज कर दें, अलग अलग पार्ट्स में बांट दें, कुछ अमेरिका रख ले, अपना चाइना जो कर रहा है वो करे, और ये इसका जो फायदा है ये सेना को मिलेगा। और ये शहबाज शरीफ, ये ट्रायंगल है, ये मुनीर और साथ में शहबाज शरीफ और अमेरिका का ट्रायंगल है। चाइना पहले से था, लेकिन बलूचिस्तान की वार्निंग आई है, वो कह रहे हैं 78 साल से हमें आप कह रहे हो कि हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमें आपने स्पेशल ग्लोबल टेररिस्ट बना दिया था कुछ दिन पहले 19 में। हम वे नहीं है, वो तो आईएस और ये जो उनका जो आईएसआई का जो नेट है वो ये सब कर रहा है। तो हमें मान के चलना पड़ेगा कि बलूचिस्तान की आवाज सुन रहे हैं लोग, और अमेरिका जो ट्राई कर रहा है वहां पे डिसेंट्रलाइज करके, रिसोर्स मैनेज करके, उनके जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं या जो भी रिसोर्सेज हैं उसको लेना, इस सब के पीछे ये भावना है। और तो इस समय अमेरिका के जो वल्चर्स हैं, या ये समझ लीजिए कि जो भी रेयर अर्थ मेटल पर लुटेरों की निगाह रखने वाले मुल्क हैं, उसमें चाइना भी कुछ हद तक शामिल है, वो सब के सब पाकिस्तान के इन रिसोर्सेज पर निगाह गड़ाए हुए हैं। आवाम बेचारी ठगी हुई महसूस कर रही है, मुनीर अपने देश को लुटवाने में लगे हुए हैं। और इधर ऑपरेशन सिंदूर पर डोनाल्ड ट्रंप का नया दावा, प्रधानमंत्री मोदी पर तनाव कम करने का डाला था दबाव। ऑपरेशन सिंदूर पर फिर बोले ट्रंप, सीज फायर से 5 घंटे पहले बनाया था प्रेशर। युद्ध के दौरान मोदी ट्रंप में बात नहीं। भारत सरकार, कई बार आपने देखा होगा हिंदी फिल्मों में दिखाते हैं कि कोई जो है वो असल में कोमा में चला गया, वो फिर जब बीच में होश आता है वो अचानक कोई एक बात कह के चुप हो जाता है, फिर वो सो जाता है, फिर अचानक जागता है, फिर वो वही बात कहता है, फिर सो जाता है। ये आपने जो ड्रामा देखा होगा कहीं पर, वो ड्रामा हकीकतन देख लीजिए। जिस बात को भारत डिनाई कर चुका है, जर्मनी जिसके बारे में कई पन्नों का लेख वहां का एक बहुत बड़ा न्यूज प्लेटफॉर्म रखकर कह रहा है कि भारत ने तो फोन तक नहीं उठाया इनका, अमेरिका का डेलीगेशन तक नहीं आने दिया, और एक बार ये फिर से जागे, मैंने कराया था सीज फायर भारत पाकिस्तान के बीच में। क्रेडिबिलिटी एक होता है कि खराब हुई, इरोड हुई, एक होता है खत्म होते होते रसातल में चली गई, ये उसकी भी चिंता नहीं कर रहे हैं। ये कितने बार कहेंगे, ये काम करें, दिन में फिक्स कर लें अपनी तरफ से, एक पुतला एआई टाइप का कुछ खड़ा कर दें, वो उनकी तरफ से स्टेटमेंट क्यों रोज ये खुद कहते हैं। देखिए दिनेश, कहा जाता है कि आप एक झूठ को 100 बार बोलिए तो कहीं सच हो जाती है। तो ये सोचते हैं 30-40 पहुंचे हैं, इसी तरह 60-70 का समय है, कितनी बार बोलेंगे। पर बात ये है कि देखिए, आपने पार्लियामेंट के अंदर में सुना है, पार्लियामेंट के अंदर में बोला गया कोई भी ऑपरेशन सिंदूर के बीच में तीसरा पार्टी नहीं था। हमने ना सुना, और उसके बाद तो अब तो पाकिस्तान भी डिनाई करने लगा है सर। उनके विदेश मंत्री ने बोला है। ख्वाजा आप फिर तो सुना होगा, उन्होंने कहा कि नहीं, अमेरिका भी नहीं बात किया है। क्योंकि देखिए जो प्रॉब्लम है अमेरिका के, जो पाकिस्तान के सत्ता के ऊपर भी प्रॉब्लम है। जिस तरह से मुनीर हावी हो रहे हैं, मुनीर हर एक चीज पे हावी हो रहे हैं, और ये नहीं कि केवल पाकिस्तान को खत्म करेंगे, उनकी साठगांठ, मेरा तो ये मानना है कि डीप स्टेट का वो हिस्सा है, वो अमेरिका के डीप स्टेट का हिस्सा है। तो अमेरिका के डीप स्टेट उनको यूज कर रहा है, उनको कुछ लेना देना नहीं। उन्होंने अपनी फैमिली तो अमेरिका पहुंचाई दी है, अब वो हैं। और देखिए, आप तो कह रहे हैं 60 उनके हो गया, जो वर्ल्ड का वो कहते हैं उनकी जो कंपनी है डोनाल्ड ट्रंप साहब के बेटों की, और उनके उनके क्या नाम है, दामाद साहब की, और कुशनर की, और वो बिटकॉप के सन ज़ेरिन कोरी कुशनर। हाँ, अब ये सवाल ये है कि अब ये जो बातें हर दिन आप सुन रहे हैं, दिन दोपहर शाम के हिसाब से ट्रंप इसको दोहरा रहे हैं, असल में उनकी बॉटम लाइन क्या है? इतने ब्रेजन तरीके से धंधा, सिर्फ वो कहते हैं ना गंदा है लेकिन धंधा है, ये वाकई वो पाकिस्तान में दिखा रहे हैं। और पाकिस्तान के इस समय सबसे पावरफुल आदमी अगर आप आसिम मुनीर को मानते हैं, तो वो एकदम पाकिस्तान को बेचने में लगे हुए हैं, और ट्रंप खुल्लम खुल्ला इसका इजहार कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह का काम पहले चोरी जो है वो कहीं छिप कर की जाती थी, ये वाली चोरी तो जो है वो खुल्लम खुल्ला हो रही है और डंके की चोट पर हो रही है। देखिए, ट्रंप के बारे में मैं मानता हूं कि जनरली जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं वो किसी ऑफिशियल बैकग्राउंड से आए हैं, कहीं के गवर्नर रहे हैं, कहीं के सेना से रहे हैं। ये जो है ये व्यवसायिक हैं, इन्होंने, इनका कोई पीछे का अपना, अरे सर, व्यवसायियों का भी तो ईमान धर्म होता है, व्यवसायियों के भी तो व्यवसायी बेचारे बड़े प्रतिष्ठित, और उनका मार्जिन अपना फिक्स करके चुपचाप अपना काम करते हैं। जो कहते हैं ना, उसकी फितरत तो है डसना है तो डसेगा, तो डसते हैं, ये व्यवसायी डसते। इन्होंने इकोनॉमिक नेशनलिज्म, ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म की बात करके टैरिफ लगा के इसको तोड़ के उसको तोड़ के बातें करते हैं, और ये व्यावसायिक बातें करते हैं। और कल क्या बोलेंगे, जैसे आप कह रहे हो ना, रात को क्या बोलता है व्यापारी, सुबह कैसे पलट जाता है, ये आप इनके बातों में देख सकते हो। नहीं, लेकिन खुद मुख्तारी ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहां आई, असल में वो भी धंधे की बात करने आई थी, और उसने भारत में फिर क्या किया था ये दुनिया से छिपा हुआ नहीं है।
ये धंधे की बात करते हुए पाकिस्तान में पहुंचे हैं, तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है ये बताने के लिए मुझे आवश्यकता नहीं है, आप समझ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान इस सबको झेल रहा है, कितना और झेलेगा? वहां की आवाम से मेरी मुराद है जब मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान झेल रहा है, कितने और दिन तक झेलेगी? क्या इसी तरीके से अपने मुल्क को, अगर वो अपना मुल्क उस मिट्टी को मानते हैं, लुटते हुए देखेंगे क्या? एससीओ में पुतिन से मिलेंगे प्रधानमंत्री मोदी, एससीओ में शामिल होने चीन जाएंगे मोदी, एक मंच पर जुटेंगे मोदी, पुतिन, जिनपिंग एक मंच पर होंगे। एससीओ की मीटिंग पर अमेरिका की नजर, एससीओ के जरिए ट्रंप का दबाव कम होगा। मुझको लगता है यहां तक पहुंचते पहुंचते वो 70 बार और कह चुके होंगे कि भारत पाकिस्तान के बीच हैं, हाँ, बल्कि सैकड़ा मार चुके होंगे। हाँ, जो एससीओ की मीटिंग है, मैं बार बार कहता हूं, स्पेशली 29 और 31 तारीख को है, 1 तारीख को है, ये इतनी बड़ी मीटिंग है क्योंकि शी जिनपिंग जो है खुद रिसीव कर रहे हैं दोनों को। और देखिएगा आप एयरपोर्ट में वो रिसीव करते मिलेंगे प्रधानमंत्री को और उन्होंने पुतिन को। ये बस उसमें तो 10 नेता और हैं प्लस 10 और हैं, 20 हैं, मगर यहाँ पहुंचेंगे और उनकी एक ट्राई पार्ट 3 आदमियों की मीटिंग होगी। नहीं सर, लेकिन ये ठीक है कि वो रिसीव करेंगे, ये बड़े ऑप्टिक्स होंगे कैमरे के लिए और न्यूज़पेपर्स में छपने के लिए, मास्टर्ड के लिए बड़ा अच्छा होगा। लेकिन मैं एक दूसरी बात जानना चाहता हूं, जिस तरह का बैकग्राउंड है, सबके दिमाग में चीजें जो उसके पीछे जो एक प्री टेक्स्ट होता है वो सेट है सर, एक उसके पहले पृष्ठभूमि बना दी गई है। भारत जानता है कि उस समय किसके साथ क्या हो रहा है और उसका अपना हित क्या है। रशिया जानता है, चाइना तो खैर इसका बड़ा भारी खिलाड़ी है और वो तो दूसरे को भी अपना कई बार कह देता है, पराया माल अपना भी कर देता है। अमेरिका, पूरी दुनिया चाह रहा है कि डील होके ऐसा हो जाए कि सारे के सारे अमेरिकन राज्य हो जाएं। इस तरीके की नीयत के साथ जो चीजें चल रही हैं, कितना कुछ बदलेगा? ठीक है, लोग खड़े होंगे, मान लीजिए एक दूसरे की बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन एक फ्रेम में साथ दिखाई देगी, उसके अतिरिक्त चीजें क्या बदलेगी? नहीं दिनेश, ये 21st सेंचुरी का रीसेटिंग है और जो आपके जियो पॉलिटिकल चेस बोर्ड पे गेम खेला जा रहा है, ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप कोई पागलपना कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं क्योंकि एक तीर से उन्होंने 2 निशाने किए हैं। उसमें वो ये देख रहे हैं कि भारत जो है, क्योंकि वो खींचना चाहते हैं चीन को वापस, वो खींचना चाहते हैं रशिया को वापस, जो है ना कि ब्रिक, जो ये ट्रायंगल ना बन जाए कहीं, कि इसमें तोड़ दीजिए, ब्रिक से लड़ रहे हैं। अब ये जो एससीओ है, इसका जो मेन मोटो है वो ये है कि ये असल में ये शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ये बनाया इसलिए गया था कि आतंकवाद जैसे मुद्दों के खिलाफ एक साझा लड़ाई छेड़ी जा सके। एक तो ये अपने गोल्स को कितना पा पाया, और यहां पर जाने के बाद वो मुद्दे जो इस समय दुनिया भर के लिए सिरदर्द बने हैं, उनका क्या कोई इलाज निकलेगा सर? देखिए, पाकिस्तान भी वहां होगा, हमें समझना चाहिए। हाँ, और वो भी कहेगा कि नहीं आतंकवाद बहुत बड़ा खतरा है, इससे हमको मिलकर निपटना और चाहिए। हमारे राजनाथ सिंह वहां गए थे पहले, इसके प्रेल्यूड देखिए, प्रेटेक्स्ट देखिए। राजनाथ सिंह ने रिफ्यूज किया है वहां पे, उन्होंने नहीं साइन किया। और ये जो लेसन फॉर लेसन हमें समझना चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री को क्या मिलेगा वहां जाके, ये समझना जरूरी है। तो भारत जो है ना, हमेशा से मल्टी डायमेंशंस में रहा है। आज ये सामयिक जो तारीफ का समय है और इस समय ये एससीओ मीटिंग हो रही है, तो ये एक मायने रखता है कि इस समय हम कैसे देखते हैं उसको। तो अगर हम और पुतिन की तरफ से देखो तो पुतिन वेस्टर्न ब्लॉक से बिल्कुल अलग थलग हो गए हैं। तो अब वो देख रहे हैं कि ये जगह है जहां वो एक ब्लॉक बना सकते हैं और अपनी पकड़ फिर से विश्व पर ला सकते हैं। और इंडिया का जो रोल बनता है वो मल्टीलैटरल। अब देखिए, उसके पहले जापान जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, 2 दिन जापान में रहेंगे। उसके बाद हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अभी जापान गए थे, और आपको पता है हमारी नेवल फ्लीट्स फिलीपींस में घूम रही है, सिंगापुर में घूम रही है, वियतनाम में हमारी शिप्स अभी निकल के आई है। हम साउथ ईस्ट चाइना सी पर नजर, लेकिन आपको याद होगा एससीओ में राजनाथ सिंह जी का जाना, एक उसमें एक स्टेटमेंट आना और राजनाथ सिंह जी का कलम को बगल में रख देना, मैं इस पे सिग्नेचर नहीं करूंगा। जी, वही मैं कह तो रहा हूं। यहाँ पर क्या होने वाला है? साझा बयान आएगा नहीं आएगा? देखिए, प्रधानमंत्री बड़ी शातिरता के साथ अपना रोल निभाएंगे। ये एक्चुअली कहा जा रहा है कि उनके पॉलिटिकल कैरियर का एक बड़ा समय है ये। मुझे तो लगता है सर कि प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री के लिए तो सही शब्द है बुद्धिमानी के साथ, शातिरता के साथ निभाएंगे जिनपिंग, निभाएंगे ट्रंप। और अगली खबर देखिए, ट्रंप के विदेश दूत ने फिर से जोर का झटका दिया है। रशिया यूक्रेन युद्ध पर एक बड़ा बयान दिया। रशिया यूक्रेन जंग अभी रुकने वाली नहीं है। ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ का दावा, ट्रंप का दावा, जल्द ही युद्ध रुकवा देंगे। ट्रंप के दावे को स्टीव विटकॉफ ने खारिज किया। मुझे लगता है कि हम जिस तरीके से खबर सोचते हैं और देखते हैं कि असल में ट्रंप कह रहे हैं कि हम बहुत जल्दी युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन स्टीव विटकॉफ, उनके जो विशेष दूत हैं, वो कह रहे हैं कि युद्ध अभी नहीं रुकेगा। ये जानबूझ के अपने ही खेमे से अलग अलग तरीके की बातें कहलवाते हैं, ताकि अगर सच हो मेरा वाला तो मैंने कहा ही था, अगर स्टीव विटकॉफ वाली बातें आने वाले दिनों में अनफोल्ड हो तो हाँ, मेरा ही तो आदमी है जो कह रहा था कि अभी नहीं हो पाएगा। मुझे ऐसा लगता है सर, ये ठीक है। मेरा आकलन तो ये कहता होगा ही नहीं। मैं आपको बार बार बोला था कि देखिए, अलास्का के बाद कुछ नहीं होने वाला है, और भड़का है और भड़केगा। ये विंटर तो आप ले लीजिए कि ये युद्ध चलेगा ही चलेगा।
क्योंकि देखिए अभी ग्राउंड के ऊपर में कुछ चीजें बाकी हैं रशिया को करने के लिए। और देखिए ये कहना कि नहीं यूरोप आ जाएगा उसको रोक देगा, जैसे ही ग्राउंड कंडीशन इट विल बी डिसाइडेड इन द नहीं, ये बैटलफील्ड। बात तो आप जो कह रहे हैं ये दिखाई देती है, एक नॉर्मल आदमी को भी लग रहा है कि ये इतने साल 3 साल से खिंचता चला जा रहा है युद्ध, ये रुकने की बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। और ऐसे में अगर ट्रंप ये कह रहे हैं कि रुकवा देंगे, वो पुतिन पे दबाव बना रहे हैं और कह रहे हैं कि अब रुकवा देंगे, तो आम आदमी को भरोसा नहीं हो रहा है कि इस समय ट्रंप की वैसे भी क्रेडिबिलिटी। लेकिन स्टीव विटकॉफ ये अपने मालिक, उनके मालिक ही हुए ना ट्रंप, उनके खिलाफ जाके बात क्यों? नहीं, खिलाफ नहीं है, उनका पूरा का पूरा हो गया। देखिए उनके साथ अभी ट्रेडिंग कुछ चल रही है, बात हो रही है कि आइस ब्रेकर भी दे देंगे, न्यूक्लियर आइस ब्रेकर आ जाइए अलास्का के नीचे उस इलाके में आप भी करिए, ये भी चल रहा है। वेनेजुला के अंदर में वो अपना डिप्लॉय भी कर रहे हैं ऑर्सनिक रशिया। तो ये गेम जो चल रहा है ना, ये जियोपॉलिटिकल गेम है, इसको पढ़ना बड़ा जरूरी है। तो मतलब ये जिस समय जो स्टेटमेंट काम करता है, मतलब ये स्टेटमेंट भी एक तरीके की करेंसी है। ये जियोपॉलिटिक्स में ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट भी एक तरीके की नोट का, करेंसी का काम करते हैं। तो जिस समय जो नोट चले, जो सिक्का चले, वो चला दीजिए, और कई बार अगर जरूरी हो तो चमड़े का भी चला दीजिए। शायद ऐसे ही चल रहा है कैप्टन शाह। बिल्कुल, ये देखिए कहते हैं ना डिप्लोमेसी में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, जहां पर जिसका जो हित है वो हिसाब से बात करता है। रशिया को आर्कटिक रीजन में बहुत सारी चीजें चाहिए, भारत भी उसमें जाने की कोशिश कर रहा है, चाइना की नजर उसके ऊपर है, नॉर्थ कोरिया वहां पे इन्वॉल्व है, कनाडा तो है ही। तो ये आर्कटिक रीजन जो है ना, ये भी एक मुद्दा है, और इसलिए अलास्का में वो गए थे और अलास्का में उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं तो मानता हूं 2022 से आप भी हमारे साथ हमने बातें की हैं, मैंने पहले दूसरे महीने ही कह दिया था कि ये युद्ध तो जमीनी युद्ध एक्चुअली है नहीं, उन्होंने थोड़े बहुत लेके अपने को रोका हुआ है, लेकिन ये तो जमीर की लड़ाई है रशिया यूक्रेन में, ये जमीर की लड़ाई है। जब तक वो हाट बंद नहीं होगी नाटो की, जब तक सेफ अपने को नहीं ले आएगा रशिया, तब तक ये लड़ाई बंद नहीं होगी। ये जानते हैं विटकॉफ, बड़े अच्छे सलाहकार हैं उनके, मिडिल ईस्ट के भी और यूक्रेन के भी। वो जा रहे हैं यूक्रेन, फिर न्यूयॉर्क में फिर मिलेंगे, वो जाके जेलेंस्की से 2 बार मिलेंगे, ये मिलते रहेंगे वो। नहीं, लेकिन मैं एक बात और बताइए कि अगर ट्रंप कह रहे हैं कि मैं ये जल्दी से शांत करा दूंगा, स्टीव विटकॉफ सामने आकर कहते हैं कि नहीं ये जल्दी शांत नहीं होने वाला, तो क्या ये ट्रंप की जानकारी में डालकर ही उन्होंने स्टेटमेंट दिया होगा, पहले उनसे परमिशन ली होगी, या उनकी जो समझ कहती है उन्होंने कह दिया? अब ट्रंप भले ही वो कहें कि यार तुमने ये क्यों कह दिया? वो तो CIA के चीफ से भी हमने पूछना चाहिए, वो तो उनके जो हेड हैं उनसे पूछना चाहिए कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं था ईरान में, था या नहीं था, उनको भी उन्होंने डांट दिया था। वो तो अपने लोगों को डांटते, यही तो है व्यवसायियों की नीति, वो खुद भी बोलते हैं, खुद भी सुनते हैं। लेकिन एक चीज लगता है, ऐसा नहीं है कि किसी की अपनी मति स्वतंत्र है, दूसरे की मति स्वतंत्र है, और जिसके दिमाग में जो आ रहा है वो कह रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। इनमें सब में कोहेरेंस है। आपको लगता जरूर है कि सब अलग अलग है, लेकिन ये पूरा वेल स्क्रिप्टेड है और पूरा स्टेज मैनेज्ड है। अगली खबर देखिए, रूस के साथ डील करने में जुटा हुआ है अमेरिका, डील के बदले प्रतिबंधों में छूट का प्रस्ताव। भारत पर टैरिफ, खुद रूस के साथ डील, रूस से एनर्जी डील करने में लगा हुआ है अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप का दोहरा मापदंड एक बार फिर से सामने आया। भारत जो कर रहा है वो उनको पसंद नहीं है, लेकिन वही अगर रशिया के साथ खुद करने जा रहे हैं तो वो तो उनकी निगाह में एकदम सही है। अगर वो यूरेनियम वहां से ले रहे हैं रशिया से, उनकी निगाह में एकदम ठीक है। चाइना तेल को लेकर बीच में घुड़की देते हैं, अब 200% टैरिफ की फिर से बात वो कह रहे हैं, लेकिन असलियत क्या है कि भारत को ही मेजरली वो साधने में इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा है कि इस समय तेजी से विकास की रफ्तार जितनी भारत की है उतनी कहीं और दिखाई नहीं दे रही है, और इतना बड़ा मार्केट, यही वजह है कि ट्रंप को सबसे ज्यादा कंसर्न इस समय भारत को लेकर है। लेकिन सर ये जो बातें सामने आ रही हैं, ये सेटल हो जाएंगी कुछ दिनों में, या इसको और अनसेटल करते जाना है? क्योंकि कहते हैं ना कि एक राह में अगर बहुत आगे बढ़ गए तो यू टर्न नहीं होते। देखिए इन्होंने एक स्ट्रेटजी निकाली है, स्ट्रेटजी को अनप्रेडिक्टेबिलिटी। जो फर्स्ट कोल्ड वॉर में था, अमेरिका वाज एब्सोल्युटली प्रेडिक्ट कि ये होगा तो ये करेंगे। इस बार नया आया है, 2 स्ट्रेटजी इन्होंने लगाई है, स्ट्रेटजी ऑफ अबव द होराइजन एंड स्ट्रेटजी ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। इसके ऊपर में बहुत लिटरली बात अबव द होराइजन इज व्हाट सर? क्या मतलब? हम अपने ट्रुप को नहीं डालेंगे, हम अपने ट्रुप को नहीं डालेंगे। अभी बोल रहे हैं यूक्रेन में कि हम आपको एयर सपोर्ट देंगे, हम ले आएंगे, जो ईरान में किया ना, आएंगे, हम अपने ट्रुप नहीं लगाएंगे, सीधा आएंगे, मारेंगे, चले जाएंगे। अच्छा, ये अबव द होराइजन स्ट्रेटजी जैसे ही अफगानिस्तान से निकले थे उन्होंने ये बना ली थी। और दूसरा द स्ट्रेटजी ऑफ अनप्रेडिक्ट, क्यों पागल की तरह बात कर रहे हैं, कभी बोल देते हैं आपके पर इतना। इन्होंने चाइना से शुरू किया था, 500% ट्रैफिक लगाएंगे, ये करेंगे, फिर पीछे चले गए। आप प्रेडिक्टेबल रहेंगे। इन दिस कोल्ड वॉर, सेकंड कोल्ड वॉर चल रही है, इसमें स्ट्रेटजी है, यू विल बी, इंडिया इज ऑल्सो अनप्रेडिक्टेबल। हम कहते हैं हम खरीदेंगे तेल,
$5 हमें एक्स्ट्रा मिल गया। इससे स्मार्ट और कौन होगा? हमने $5 उधर से भी ले लिया, इधर से मैग्नेट भी ले लिया, इधर से चिप्स भी ले रहे हैं, उधर से बोलते हैं हमने उनको कह दिया कि हम इंजन में लेंगे। ऐड करना चाहूंगा मैं दो बातें और भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं दूसरे देशों की सेना आ सकती है यूक्रेन में सिक्योरिटी गारंटी में, हमारी सेना नहीं जाएगी। देखिए, और एक और बात कह रहे हैं, नाटो को हम आर्म सप्लाई देते रहेंगे, यूक्रेन को नहीं, नाटो उनको बेचता रहे, हमारा उसमें भी चाहते हैं। तो सोचिए जरा, ये उनकी बातें समझिए जरा, कैसे बात करते हैं। वो कहते हैं हम बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं डालेंगे, अबव द ग्राउंड, जो सर कह रहे हैं, और उसके साथ कह रहे हैं कि सिक्योरिटी गारंटी में वो दूसरे देशों की सेना वहां नहीं, लेकिन ये ठीक है कि आप मेजर कुछ चीजों को लेकर जो आपके बहुत बड़े जिसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, उसमें आप कहीं अनप्रेडिक्टेबल बने, एम्बिग्विटी रखें, क्योंकि दुनिया को ये समझ में ना आए कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आप अपने मूव्स को प्रीएम्प्ट करने से लोगों को रोक लें, तो समझ में आता है। लेकिन आप हर चीज में कि आप ये कहें कि आप ये आने वाले हैं, ये प्यासे हैं, पानी पिएंगे, नहीं वो जाके जमीन चाटने लगे। आप सोचें कि आए नमस्ते करेंगे, हमको अभिवादन करेंगे, आप उनको जाके गाली देने लगे। अगर आप इतने अनप्रेडिक्टेबल हो जाएंगे तो दुनिया आपके साथ डील कैसे करेगी? आप तो इसमें कोहेरेंस रह ही नहीं जाएगा। ये भी तो एक सवाल है सर। एब्सोल्युटली, सवाल तो यही है। देखिए क्या हो रहा है, भारत भी अनप्रेडिक्टेबल होगा। कभी तो हम कहते हैं कि हम आपसे खरीद लेंगे, जी हमने अभी कहा है 96, एक दो नहीं, इतने इंजन खरीदेंगे। हमने कहा कि नहीं, हम रशिया के साथ तो लेंगे। और ओपनली कौन बोलता है? प्रधानमंत्री नहीं बोलते, वहां से एम्बेसडर आवाज लगाता है कि कुछ कर लो, हम तो कर देंगे आप। लेकिन ये जो है, इसमें अनप्रेडिक्टेबल होने में एक ऐसी पावर जो अनप्रेडिक्टेबल है, जाहिर है दुनिया में आजकल न्यूसेंस एक नई तरह की वैल्यू है, वो न्यूसेंस वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अकेले नहीं हैं, और इस दुनिया में, इस ग्लोब में इतने सारे देश हैं, और अगर आप अपनी कही हुई बातों में, अपने चरित्र में, अगर आप वॉक द टॉक नहीं करेंगे, एक हद से ज्यादा ये होने लगेगा अनप्रेडिक्टेबिलिटी के मामले में, कौन आपके साथ खड़ा होगा? कौन ये समझेगा कि हाँ ये मेरा दुश्मन ही है, या मेरा शत्रु ही है, या दोस्त ही है? कौन इस बारे में कुछ स्थापित तौर पर कह पाएगा? कितने दिनों तक आपकी दुकान चलती रहेगी? यू आर अ डील मेकर, एज यू से, कि आपने ये किताबें लिखी हैं कि आप उसमें ये लिखेंगे कि ये करने के बाद आखिर में हाथ का आया जीरो होता है। अगली खबर देखिए, कैलिनिनग्राड में रूस की रणनीति से टेंशन में नेटो। कैलिनिनग्राड में रूस ने जासूसी अड्डे बनाए, सर्कुलरी डिस्पोज्ड एंटीना एरे बनाया। अब ये क्या है सर्कुलरी डिस्पोज्ड एंटीना एरे? हमारे एक्सपर्ट बताएंगे आपको। इसका इस्तेमाल रेडियो इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। सैटेलाइट तस्वीरों से यह खुलासा हुआ है। ओपन सोर्स जांच करने वाले प्रोजेक्ट टॉकनी का ये दावा है। अब जरा इसको देखिए यहां पर, और मैं ये चाहूंगा कि जनरल सिन्हा ये मिसाइल हम अपनी निकाल लें, ये इधर इसके जरिए समझा। ये कहा यह जा रहा है कि 18 मार्च 2023, और आप देखिएगा रणनीतिक रूप से कैलिनिनग्राड बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरीके से जिसको एक्सो एरिया कहा जाता है रशिया का, जो बाल्टिक कंट्रीज के एकदम करीब और उनको साधने वाला ये जो रशिया का इलाका है, वहां पहले 18 मार्च 2023 को इस तरीके से सैटेलाइट जब देखता था, इस तरीके से जमीन दिखाई देती थी। फिर उसके बाद ये ऐसी दिखाई देनी शुरू हुई। 7 मई 2023 को वैसा हल्का हल्का आप देखिए यहां पर वो बनने लगा है। लेकिन उसके बाद अगर आप आगे जाएं तो बड़ा क्लियर कट दिखाई देने लगा है। 3 जुलाई 2023 को ऐसा, 10 जुलाई 2024 को ये नीचे जो कंस्ट्रक्शंस हुए हैं वो एकदम क्लियर दिखाई दे रहे हैं, और 22 जुलाई 2025 में तो इतने कॉन्स्पिकुअस हैं कि मुझे लगता है कि ये सैटेलाइट के बजाय अगर ऊपर से उड़ती हुई कोई चील भी देख रही हो तो बड़े अच्छे से देख लेगी। लेकिन मैं अब ये जानना चाहता हूं सर, ये क्या बना डाला इन्होंने और इसके मायने क्या है? देखिए जो ये देख रहे हैं इसको एंटीना एरे कहते हैं। एक नहीं हजारों एंटीने लगते हैं, और जब ये इसको आप देखिएगा, कोई तो किसी चीज को पकड़ रहा है, सैटेलाइट को पकड़ रहा है, कोई रेस को पकड़ रहा है, कहीं ब्लॉक हो रही है। जो ये एंटीना है पूरा का पूरा नाटो को, और ये नहीं कि नाटो के 32 कंट्रीज हैं, तो ये जो एंटीना देख रहा है नॉर्वे को देखेगा, इधर फिनलैंड को देखेगा, स्वीडन को देखेगा, जर्मनी को सबको देख रहा है। एंड देन एआई से उसको कल्यूड करते हैं कि क्या हो रहा है। जो आपने बताया ना कि जर्मनी में अब वो बनना चाहते हैं, वहां पर न्यू नाजी का सेम हिटलर वाले जमाने को वो बनना चाहते हैं, तो इसको तो पकड़ना। और कैलिनिनग्राड, लेकिन कैलिनिनग्राड में जब ये निर्माण हो रहे होंगे कैप्टन श्याम, तो इसको देख तो रहा होगा अमेरिका, इसको देख तो रहा होगा नेटो, लगातार देख ही रहा होगा। देखिए ये एंटीना जो है कोल्ड वॉर का इसलिए कहा जा रहा है कि हमारी मीडियम फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी के जो एंटीनाज होते हैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए होते हैं, उसके बाद हम एचएफ कहते हैं। आपने देखा होगा जैसे डायरेक्शन, और आसान भाषा में समझाइए ताकि हमारे दर्शक समझ सके। जो जैसे आपने डायरेक्शन देखा होगा, जो आपका रेडियो सिग्नल आता है, आपने रेडियो स्टेशन का देखा होगा, आकाशवाणी का जो टावर देखा होगा, आपने देखा होगा लंबे एक पोल और उससे बहुत सारे वायर गिरे रहते हैं, आपने देखा होगा। यहाँ पे सर्कुलर एंटीना है जो वीएलएफ कम्युनिकेशन, सबमरीन कम्युनिकेशंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस एंटीना है सर, ये पूरा
अरे और ये एरे छोड़ेगा उसका। एरे नहीं छोड़ेगा। नहीं, ये और एक एंटीना इसमें- नहीं है, बहुत सारे एंटीना हैं। सर्कुलर एंटीनास बहुत सर, सारे हैं। बहुत सारे लगे रहते ओके हैं। और ये एक्चुअली बेसिकली लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एलिंट मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस करेगा और फिर डायरेक्ट भी कर पाएगा उनको। तो लिथुआनिया बगल में है इसके, जर्मनी, पोलैंड और ओके। नाटो की कंट्रीज तो और ये समझ लीजिए कि बाल्टिक फ्लीट है इनका। कैलिनिनग्राड के बारे में कहा जाता है कि ये रशिया का एक समझ लीजिए बहुत बड़ा युद्धपोत है। ये एक बड़ा विमान वाहक पोत है नेवी के लिए बहुत ही important है। यहीं से दोनों शिप आए ये हमारे। समझ लीजिए कि यहाँ पर ये बनाया जाना, ये कैलिनिनग्राड जो है, यहाँ पर ये सर्कुलर एंटीना बना लिया जाना, ये पूरे के पूरे नेटो पर एक एक चीज, ये रिकॉनेसेंस के हिसाब से, टोह के हिसाब से, ये बहुत बड़ा काम रशिया ने यहाँ पर कर लिया है। तो क्या बीच बीच में कैलिनिनग्राड को थ्रेट करते हुए जो स्टेटमेंट आते हैं नेटो की तरफ से, वो इस वजह से आते हैं सर? देखिए एक्सक्लेव है उनका, दूर है उनसे, और बेलारूस के साथ भी उसका 100 किलोमीटर का रास्ता है। बेलारूस के साथ कोशिश की थी कि वो जगह ले ले हम, ताकि हम कैलिनिनग्राड पहुंच सकते हैं। वार्म वाटर पोर्ट है बाल्टिक सी में, वहां से ये हमारे सारे सबमरीन्स, इनके सारे फ्लीट, हमारी दोनों शिप्स, ये सारे शिप्स वहीं से कमीशन हुए, नेवी के भी सारे। पीटर्सबर्ग, ये सेंट पीटर्सबर्ग और कैलिनिनग्राड इनका मेन इंपॉर्टेंट जगह है। तो नाटो की जो पूरी पकड़ रहती है वहां पे, फिनलैंड है, स्वीडन, ये सारे जो। लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूं कि ठीक है आपका ये एक एक्सक्लेव है जहां आपने अपने आप को इतना सक्षम बना लिया, लेकिन मान लीजिए कभी तनाव की स्थिति बनती है कैलिनिनग्राड को लेकर, क्या उसमें अपने रिसोर्सेज को रिप्लेनिश करना, जरूरत पड़ने पर वहां रीइंफोर्समेंट करना, क्या उतना आसान होगा? क्योंकि हम देखते हैं कि धरती से वैसा वाला जुड़ाव नहीं। देखिए कैलिनिनग्राड की हिस्ट्री को देखिए, हाँ। ये जर्मन की टेरिटरी, रशियन की, जर्मनी की। जर्मनी के समय जब रशिया ने गया था तो इस जर्मनी एंड कैलिनिनग्राड को, इस जर्मनी तो छोड़ दिया मगर कैलिनिनग्राड को नहीं छोड़ा। और ये इसकी दूरी बेलारूस से 100 किलोमीटर ही है, 100 किलोमीटर। और ये आ रहा था बार बार, और ये उनके प्लान का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे छोड़ देंगे और रशिया सेंट पीटर्सबर्ग से जाएगा, बाल्टिक से आएगा। यदि किसी ने भी कुछ किया तो ये 100 किलोमीटर का जो कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, दे हैव गॉट, और उसके लिए बेलारूस ने रिहर्सल किया हुआ है रशियन ट्रुप के साथ। और इसमें उन्होंने एयरबोर्न फोर्सेस हैं, दे विल ड्रॉप इट देयर, इधर से नेवी से आएंगे सेंट पीटर्सबर्ग से, एंड दे विल डू इट। तो ये कॉरिडोर बन जाएगा। हाँ, तो ये कॉरिडोर अब एक बहाना चाहिए और वो कॉरिडोर भी इन प्लेस होगा। अगली खबर देखिए, डोनेस्क में कोयला खदान पर रूस की गोलाबारी। यूक्रेन की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी डीटेक के खदान पर अटैक हुआ। हमले में एक मजदूर की मौत, 3 घायल, खदान में 146 मजदूर फंसे, बिजली सप्लाई ठप। अब ये डोनेस्क और लुहांस्क आप जानते हैं ऐसे इलाके हैं जहां वैसे भी रशिया का एक तरीके से कंट्रोल अभी भी चल ही रहा है। वैसे में खदान पर यहां इस वक्त हमला होना, ये रशिया ने क्यों किया होगा जल सेना? देखिए 20% जमीन जो है डोनेस्क का, अभी भी उनके पास में, यूक्रेन के पास में। ओके। खास करके पैक्रोवेस जो सबसे बड़ा स्ट्रांग पॉइंट था, उसको रशिया ने पकड़ लिया है। उसके ऊपर कर्माटोरस एक जगह है, और उसके ऊपर में ये जो कर्माटोरस का सेल्वेनोस्क है, ये जगह वहां है जहां पर ये कोयला के खदान है, बहुत है कोयला के खदान। आपने इज्जूम की लड़ाई सुनी होगी वहां पर, उसके पहले आपने बाखमुत की लड़ाई थी। जो बाखमुत ये जो जगह है, ये सब खान है, खान, और इसी की तो लड़ाई है। रेयर अर्थ मटेरियल की तो लड़ाई है, नेचुरल रिसोर्सेज, रेयर अर्थ मेटल, कोल, एनर्जी के लिए इसी सब की लड़ाई। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो 20% डोनेस्क का वो हिस्सा जहां अभी भी यूक्रेन का कब्जा है, उस जगह एक बड़े कोयला खदान पर यह हमला हुआ है। ये आप जानते हैं कि आने वाले दिनों में, सर ये विंटर्स आर अप्रोचिंग, अब आने वाले दिनों में ये एक बार फिर रशिया करेगा क्या कि वो तमाम चीजें, वो ऊर्जा जो ठंड में खास तौर से यूरोप को चाहिए, यूक्रेन को चाहिए, उसको तोड़ो? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को वो लगातार अटैक कर रहा है, और जो विंटर मंथ्स है उसमें उसका फायदा भी उठाता है। हालांकि आज की लड़ाई में आप मान के चलो, जब लड़ाई हुई थी 22 में तो सब कहते थे अब तो बर्फ में होगा तो कुछ नहीं चलेगा, लड़ाई बंद हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ, सारे टैंक, तोप, ड्रोन वैसे ही चलते रहे, बियॉन्ड द विजुअल रेंज अटैक्स होते रहे। आजकल तो ड्रोन से मारना है, आजकल तो आपको हवाई जहाज से मारना है। शुरू की तो लड़ाई पूरी की पूरी उनकी 2 साल ऐसे ही चली, ग्राउंड मूवमेंट्स में वापस चले गए थे। तो ग्राउंड मूवमेंट्स तो मैं आपको बार बार बताता हूं, मनोबल तोड़ने की लड़ाई चल रही है। रशिया जितना ज्यादा चाहेगा, जितने देर तक चाहेगा, कोशिश करेगा इसको आगे बढ़ाना, ड्रैग करना, यही टैक्टिक्स है रशिया की। और इसी बीच में अपनी मानवीय बातें भी करता रहेगा, अपनी बातें पोस्चरिंग भी करता रहेगा, वर्ल्ड को बताता रहेगा, पक्ष लेता रहेगा लोगों का, लेकिन वो लड़ाई रुकेगी नहीं, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है, ये युद्ध है ही नहीं, और वो धीरे धीरे लड़ रहा है। चाहता तो कुछ ही दिनों में यूक्रेन को खत्म कर देता, लेकिन तो वो नहीं कर रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट अभी लंबा चलेगा। और उधर इजराइल में क्या हो रहा है? इजराइल के कई इलाकों में बज रहे हैं सायरन। जेरूशलम, बेथलेहम के आसपास सुने जा रहे हैं सायरन। यमन से बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक, हूती विद्रोहियों ने किया मिसाइल अटैक। इजराइल का एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिव।
इजराइल ने मिसाइलों को हवा में ही तबाह किया और इस बीच वहां पर एयर रेड सायरन्स लगातार बज रहे हैं। ईरान इजराइल तनाव के बाद ये अब दूसरा मौका है जब ये आप देख रहे हैं कि इजराइल के भीतर एयर रेड सायरन्स बज रहे हैं, लेकिन अब ये हूती को फिर मुझको लगता है अभी उनका पेट भरा नहीं है सर। नहीं, वो चाह रहे हैं कि उधर भी यमन में भी पूरी तरह से हमास जैसे वहां गाजा में हाल हो रहा है वहां पे भी चाह रहे हैं वो तो चाह रहे हैं। देखिए यही तो है यमन की, यही बात है कि इनके अंदर कट्टरता इतनी ज्यादा है। ये क्या कहते हैं कि आप गाजा में कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ऐसे तो कोई जरूरत नहीं होगा, नौ सेंसिबल आदमी होगा, क्यों पढ़ना दूसरे के पक्ष में। मगर इनको उकसाता है ईरान, ये करते हैं और इसी से ये चाहते हैं, क्योंकि यही है जिहाद, ये पूरा का पूरा जिहाद का हिस्सा है। मर जाइए, कट जाइए। इनके प्रेसिडेंशियल पैलेस में अटैक डाला था, इतनी बड़ी बात, आप बताइए। नहीं तो ठीक है सर, ये जो कर रहे हैं ये असल में इनकी दुकानें चल रही हैं, इनको यहाँ से रिसोर्सेस मिल रहे हैं, एक पर्टिकुलर चीज के नाम पे ये इसको लेजिटिमेट घोषित करके सब कर रहे हैं। वरना मलेशिया ने बाद में क्यों कह दिया कि हम नहीं दे पाएंगे उसको गाजा में जितना मदद के लिए हमको चाहिए। ये यमन वाले भी अगर इतना ही लग रहा है तो हूती वाले जाएं वहां पर मदद करें। ये इस तरीके से मिसाइल मार के यमन के ऊपर काउंटर अटैक अब ये इजराइल करेगा तो ये झेलेंगे, वहां के आम नागरिक झेलेंगे। अमाउंट ऑफ मनी इनको मिलता है, चाइना से मिलता है, इवन रशिया से आता है, ईरान भी भेजता है। ये तो फल, ये रैग टैग चप्पलों में होते थे, आज इनके पास देखिएगा एब्सोल्युटली लाइक कोई भी टक्कर देते थे किसी आर्मी को, आप वो एंटी शिप मिसाइल मारते हैं। कैन यू इमेजिन, वो उनके ड्रोन, वो रैपर ड्रोन आता है उसको मार देते हैं। तो भाई ये जो है, तो सर इसको क्या कहते हैं? जैसे ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जब लड़ाइयां होती हैं तो फलता फूलता है, जो हथियार बनाते हैं ये सब करते हैं। ये जो होता है कॉन्फ्लिक्ट में जो लोग सरवाइव कर रहे होते हैं, जिनसे कॉन्फ्लिक्ट की दुकानें जिनकी चल रही होती है, उसके लिए क्या टर्म यूज करते हैं? देखिए ये तो ईरान तो उसका एक तरीका है और समझना चाहिए। ईरान से सपोर्ट ये HHH का, और जो भी ईरान देता है, देखिए उन्होंने बैंड मिसाइल यूज की थी, उन्होंने बैंड मिसाइल यूज की जहां पर वहां पे मुश्किल हुई इजराइल को, उन्होंने 1800 किलोमीटर दूर जाके मारा है। क्योंकि हुतीज को मारना जरूर इसलिए है कि अगर उनको खत्म नहीं करेंगे तो हमारा जो शिपिंग है वो फिर से वहीं आ जाएगा। हालांकि कहते हैं ना दोनों में टफ वो हो रहा है, वो कह रहे इजराइल कहता है ईरान को खत्म करो, क्योंकि ईरान के कारण ही हुती है, हमास को खत्म किया हमने। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट में जो लोग अपना पैसा कमाते हैं या अपनी वाहवाही लूटते हैं या खुश रहते हैं, उनका तो देखिए वो तो व्यवसाय है, और ऐसे व्यवसायियों को ही मारना पड़ता है। हम भी तो वही कर रहे हैं। सपोर्टर्स लेबलर्स को ऑपरेशन सिंदूर में अभी तक सक्षम इसलिए है कि हम चल रहे हैं कि हमको उनको मारना चाहिए। बिल्कुल, ये कॉन्फ्लिक्ट में भी एक तरह का इकोसिस्टम बन जाता है, उससे भी लाभान्वित होने वाले लोग होते हैं, और वो क्यों चाहेंगे कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो, क्योंकि उनका तो उसी से काम चल रहा होता है। और इजराइल का अगला निशाना बनने वाले हूती विद्रोही, हूतियों की हिट लिस्ट तैयार कर रहा है मोसाद। हूती विद्रोहियों के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी, इजराइल के टारगेट पर हूती के टॉप कमांडर। तो अब ये हमने देखा ईरान को लेकर इजराइल की जो अप्रोच है, हमने देखा हमास को लेकर इजराइल की जो अप्रोच है, हूती को लेकर अगर सेंट्रलाइज तरीके से अगर बढ़ा सर आगे इजराइल, तो क्या करेगा वो? देखिए इजराइल के पास एक चीज है, विल पावर है और डिटर्मिनेशन है। उसने लेबनान में कर दिया, करके दिखाया, सीरिया में कर दिया, उस इलाके में तो डमास, वो उसके बाद ईरान के ऊपर में किया, उसके बाद आप कह रहे हैं हूती में वो तो देखिए उसके असर मोसाद जो है वो कहते हैं टॉप लीडर को मारो, वो तो आता है वहां से चलता है। कोई इफेक्टिव है आज के दिन में यदि यमन के ऊपर में तो इजराइल ही है। अमेरिका ने तो बहुत ट्राई किया, उन्होंने B-2 बॉम्बर्स से भी किया मगर कर नहीं पाए। डिटर्मिनेशन है, दे कैन डू इट, बट कितना प्रलॉन्ग कर पाएंगे अब उसके ऊपर में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क। और गाजा पर इजराइल की चुप्पी से कतर नाराज। कतर के विदेश मंत्रालय ने कहा हमास के सीज फायर प्रस्ताव पर इजराइल चुप क्यों है। कतर ने पूरी दुनिया से इजराइल पर दबाव बनाने की अपील की है। हमास ने इसी महीने सीज फायर प्रस्ताव को लेकर मिस्र और कतर को जानकारी दी है। ये सिर्फ पोस्टरिंग है सर, या इसका कुछ हासिल भी होगा? नहीं, देखिए दो आयाम है, इसको समझने की चेष्टा कीजिए। ये कहते हैं कि हम 100% ले लेंगे पूरा का पूरा गाजा को, और वो जो गाजा सिटी के ऊपर कर रहे हैं, जो 25% बन रहे हैं, उसका उन्होंने टाइम में मुकर्रर किया है 7 अक्टूबर, जो आने वाला 7 अक्टूबर है। और 7 अक्टूबर की यहाँ भी बात हो रही है, क्योंकि हमास कहता है कि आ लो, ले लो हमारे जो भी बंधक थे, मगर 50 में से मेरे ख्याल से 10 ही जिंदा बचे हैं, ऐसा आकलन है। और वो कहते ले लो, एक वीक से ये बैठे पड़े। पहले तो इनके ऊपर में चल रहा था डिफेंस मिनिस्टर और उनके नहीं, कतर वगैरह खाना पूर्ति कर रहे हैं, वाकई चाहते हैं कि हमास में शांति, सब खाना खत्म हो गया, पूर्ति है। हाँ, अपने लोगों को ये कुछ मैसेजिंग के लिए, उससे ज्यादा ये कुछ नहीं, क्योंकि वहां बचा भी क्या है। वैसे बहुत धन्यवाद सर आपका यहाँ पहुंचने के लिए, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। लेकिन आज देखना मत भूलिएगा बिहार में क्या होने वाला है। 8 बजने के पहले ही हम आपको बताना शुरू कर देंगे आगे इलेक्शंस में एक्चुअली आप क्या होते हुए देखेंगे।
थैंक यू। वोट चोरी का कितना असर